अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ा है थ्रू एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। उसको मैं फिर से लिख दूं तो आज हमें पहला पॉइंट हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेट ऑफ सैप। तो इसको जानने से पहले मैं फिर से याद दिला दूं, वी डू हैव फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमने लिया था दो पाथवे लिए थे, वो मैं फिर से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। इस तरह मैं बना रहा हूँ, आपके यहाँ पे दे रहा हूँ एनाटॉमी फिर से, और मैं यहाँ पे खाली एक स्केच से आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्या होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मूवमेंट में क्या होता है। लाइक दिस। सो जिगर मेरा मैं लिख दूं यहाँ पे, ये हमारा बन गया एपिडर्मिस। मैं पाथवे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास होता है बेटा पेरीसाइकल। तो इस तरह अगर आपको पिछला लेक्चर जो है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स था समझ में नहीं आया, तो इसको इस तरह समझेंगे। जिगर मेरा यहाँ से पहले वाटर एंटर करेगा, क्लियर, थ्रू रूट हेयर्स। तो बाद में मैं अगर एपोप्लास्ट की बात करूं बेटा, मैं यहाँ पे एरो रखता हूँ, ये सेल वाल से पानी जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से बीच में, सेल के बीच में से नहीं जाएगा, यहाँ से भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाता है फिर कॉर्टेक्स के पास, फिर कॉर्टेक्स के पास ऐसे जाएगा, बिल्कुल पानी एपोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग स्पेस से जाता है। जिगर मेरा जहाँ तक एंडोडर्मिस का ताल्लुक है, यहाँ पे लगा है कैस्पेरियन स्ट्रिप। दिस इज आवर कैस्पेरियन स्ट्रिप। मैं फिर से लिख दूं कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारे पास है ये। और ये मैं जो पाथवे दिखा रहा हूँ, दिस इज एपोप्लास्ट पाथवे, और सबसे ज़्यादा पानी जो प्लांट के पास एब्जॉर्ब जो करता है थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे। तो बेटा दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे इसको एंटर करना होगा यहाँ से थ्रू सेल, ये वाली सेल है एपिडर्मिस, बाद में कॉर्टेक्स, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल से सेल की और मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे इस तरह की मूवमेंट। जो इस सेल टू सेल मूवमेंट में लिख रहा हूँ ये बेटा है सिम्प्लास्ट मूवमेंट। और जिगर मेरा सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहाँ से होती है, लिविंग स्पेस से होती है, सेल टू सेल मूवमेंट होती है।
और यहाँ तक मैं ले रहा हूँ बराबर एपोप्लास्ट पाथवे, यहाँ तो पानी आता है लेकिन बाद सामने है कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा हुआ है। तो एपोप्लास्ट को क्या करना होगा बेटा, एपोप्लास्ट को सिम्प्लास्ट पाथवे लेना होगा, क्योंकि बेटा आगे आगे हमारे पास है कैस्पेरियन स्ट्रिप और बाद में ये दोनों एंटर कर जाएंगे ऐसे ही थ्रू पेरिसाइकिल, और यहाँ पे पानी हमारे पास आ गया जाइलम के पास। क्लियर हो रहा है? तो मैं फिर से लिख रहा हूँ बेटा, फिर से समझा रहा हूँ। एपोप्लास्ट पाथवे को सिम्प्लास्ट पाथवे लेना होगा, कहाँ पे बेटा, एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस में ही चेक होता है कौन सा साल्ट और लेना है। तकरीबन जो है प्लांट 60 किस्म के 60 टाइप्स ऑफ salts are being absorbed by the plant, और ये सारे के सारे प्लांट को नहीं चाहिए। प्लांट को कौन सा चाहिए, मैक्सिमम सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एंडोडर्मिस है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वहाँ पे इस एंट्री को हम चेक करते हैं किसको आगे ले जाना है। दैट इज वाई इस एपोप्लास्ट को यहाँ से फिर सिम्प्लास्ट पाथवे लेना होगा, क्योंकि इसको रोकता कौन है बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अभी मैं बात करूँगा, अभी हमारे पास जो पानी आ गया, मैं बोल दूँ ये पानी जो आ गया ये अभी रूट में आ गया। अब रूट में प्रेशर कैसे होगा, तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे रूट प्रेशर थ्योरी। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या है, किसने दी है, इसकी ऑब्जेक्शंस क्या है। इससे पहले मैं बता दूं आपको बेटा, एसेंट, एसेंट का मतलब हो गया अपवर्ड, मैं लिखूं अपवर्ड मोमेंट, अपवर्ड मोमेंट ऑफ, यहां पे बेटा वर्ड सैप है, सैप का मतलब हो गया वाटर प्लस सोल्यूट या आयन, जितने भी दोनों को एक साथ नाम देते हैं हम सैप। तो इस सैप की अपवर्ड मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेके शूट तक, इसकी अपवर्ड मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो किस तरह ये अपवर्ड मूवमेंट होगी, और अगर आपसे पूछा जाएगा इस वाटर प्लस सोल्यूट को हम दूसरा नाम एक्सुडेट भी कहते हैं। एक्सुडेट क्यों कहेंगे जिगर मेरा, जब भी मैं यहाँ से बात करूँगा बेटा, पहले प्रिंसिपल की बात करूँगा जो हमें काम देता है कि किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, तो एक्सुडेट उसमें समझेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वो होता है, उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सुडेट। तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है ये काम करेंगे बल्क फ्लो मास फ्लो पे, जाइलम जो है काम करता है बल्क फ्लो मास फ्लो पे। वो होता क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास एक जाइलम की पाइप है, और यहाँ से जो हाई प्रेशर का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऑस्मोसिस को बताया आपको, हाई प्रेशर से मूवमेंट होगी टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से मूवमेंट होगी टू लो प्रेशर। तो बेटा यहाँ से सॉइल से रूट में एंटर करेंगे, सभी चीज़ें एंटर करती हैं, उसके साथ पानी भी होता है, उसके साथ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स भी होते हैं, कोलाइड्स भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम एक्सुडेट कहते हैं। The all things carried by the plant from the root soil, from the root here, from the soil through the root here is called exudate. So बेटा यहाँ से यहाँ तक मटेरियल आएगा, लेकिन कैसे आएगा, अभी इधर जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जो वाटर, ये जो साल्ट्स थे, कॉलाइड्स थे, सस्पेंशन था, इनको किसने मूव करा यहाँ से यहाँ तक,
इसने इनको मूव किया बेटा किसने, वाटर ने। तो वाटर क्यों हम लिख सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो बेटा मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस, क्योंकि ये इनको पानी पीछे से पुश कर रहा है और यहाँ पुल कर रहा है। तो फोर्स क्या लगेगा बेटा हमारे पास, फोर्स हमारे पास लगेगा पुश और लगेगा पुल, क्योंकि यही दो चीजें हमारे पास फोर्स होती है। तभी बल्क फ्लो मास फ्लो क्या बोलता है, सभी चीजें फ्लो कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्लियर, जिसको हमने एक्सोडेट का नाम दिया। और इनको मूव करा रहा कौन है, मूव कराता है इनको वाटर, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मूवमेंट हो रही है, यही हमें बोल रहा है। लेकिन क्या मूव करेगा, एक्सुडेट मूव करेगा, सारी चीजें मूव करेंगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बल्क फ्लो मास फ्लो, इसका प्रिंसिपल है। तो ये बात हो गई मूवमेंट की, मूवमेंट कौन करा रहा है। अभी हम रूट प्रेशर थ्योरी पे आएंगे। इसको मुझे रब करना होगा क्योंकि आप लोगों ने ये समझा है। हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। अब पानी को हमने एब्जॉर्ब किया थ्रू एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, अब उस पानी को हमने ऊपर लेना होगा। यही मैं फिर से बना दूं। चलो बेटा हमारे पास ये था रूट हियर, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, उसके बाद हमारे पास होता है बेटा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और उसके बाद हमारे पास होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। उसके बाद हमारे पास होता है बेटा पेरीसाइकिल, ठीक, और पेरीसाइकिल के बाद हमारे पास होता है जाइलम। जाइलम के वेसल्स होते हैं। और यहां पे मैं बना दूं बेटा, ये हमारा रूट बन गया, ये रूट हियर है। फिर इसको पानी जाइलम तक हमने लाया थ्रू एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे से, हमने पानी को लाया और किस तरह ये प्रेशर यहाँ पे एग्जॉट होगा। तो मैंने लिखा रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। और इसकी ऑब्जेक्शन क्यों की गई, हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं वो मैं बता दूंगा बाद में। रूट प्रेशर थ्योरी को प्रपोज किया है, मैं लिखूंगा इट वाज प्रपोज्ड बाय प्रीस्टली। इसको प्रपोज किया प्रीस्टली ने, लेकिन डिफाइन किया, डेफिनेशन इसकी किसने दी, डेफिनेशन इसकी दी, डेफिनेशन दी इसकी हमें स्टॉकिंग ने, ये चीज याद रखेंगे। और इन 1863 में ये रूट प्रेशर थ्योरी को दिया गया है बाय प्रीस्टली, और स्टॉकिंग ने इसको डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, कहते हैं कि यहाँ पे जो रूट सेल्स होती हैं, या यही कॉर्टिकल सेल्स, मैं कॉर्टिकल सेल्स की बात करूंगा बेटा, ये बोल रहा है यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ पे हो रहा है बेटा, इज क्रिएटेड इन द कॉर्टिकल सेल्स।
पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर which is created in cortical cells. कॉर्टिकल सेल्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। नतीजा निकलता है ये वाली सेल के पास अब पानी या एक्सुडेट आ गया, फिर यहाँ पे आगे से पुल होता है, तो ये वाटर जो है लो पॉजिटिव प्रेशर पे आएगा, इस पे आएगा, मूवमेंट यहाँ होगी। तो जब ये सेल भर जाएगी ड्यू टू टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी, फिर ये सेल में एंटर करेगा। इस तरह जो है ये जो रूट है इसमें एक वाटर कॉलम बन रहा है। मैं फिर से यहाँ पे बना दूं, चलो ये मेरे पास रूट है, इसमें बेटा ड्यू टू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो किन में होता है, कॉर्टिकल सेल्स में, ये करते हैं काम, ये काम करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है और एक वाटर कॉलम को जनरेट करती है। वाटर कॉलम जनरेट हो जाता है और ये कंटिन्यूअस चेन बन रही है। कि कैसे बनेगी बेटा, जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो होती है कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कोहेशन होके ये वाटर कॉलम बना रहा है और इस तरह ये पानी ऊपर जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये हमारा रूट है, इन्होंने इसको ऐसे लिया, यहाँ पे कट किया और इस मटेरियल को इस बीकर में ले लिया और देख लिया जो ये वाटर कॉलम है इसका प्रेशर चेक किया गया। इसका प्रेशर जब चेक किया गया वो निकला 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका प्रेशर चेक किया गया। और रूट प्रेशर, ये स्टॉकिंग क्या बोल रहा है, रूट प्रेशर जो है खाली उन प्लांट्स में काम करेगा जिनके पास वेसल्स होते हैं। जो वेसल्स वाले प्लांट्स हैं उनके पास ये रूट प्रेशर थ्योरी जो काम है काम करेगी। लेकिन जब देखा गया जो हमारे पास मैं लिखूंगा यूकैलिप्टस, जो सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है, याद रखना। इसकी ऑब्जेक्शन क्या है, तो रूट प्रेशर को क्रिएट कैसे करते हैं हम, रूट एयर से अब्जॉर्ब होंगे फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक जाएगा। यहाँ पे इस सेल में पॉजिटिव वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। नतीजा निकलता है ये इसमें चला जाएगा, इस सेल में चला जाएगा और यही कॉर्टिकल सेल्स वाटर कॉलम बनाते हैं। जिस और वाटर कॉलम में एक फोरस अब इनमें बन जाती है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोरस से एक स्ट्रेंथ आती है इस वाटर कॉलम में, एक ताकत आती है वाटर कॉलम में, दैट्स कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बेटा इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो ये मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब कट किया इसको तो पानी जो ऊज आउट हो गया उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही था। लेकिन यूकैलिप्टस जो सबसे लंबा ट्री है उसको चाहिए 20, जब उसको एंड पे काटा गया उस वक्त उसका प्रेशर था 28 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नतीजा निकला कि ये रूट प्रेशर जो है ये लॉन्ग प्लांट्स में जो है काम नहीं करेगा, इसलिए इसको डिस्कार्ड किया गया। सो दिस रूट प्रेशर थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। लेकिन इसका एक फायदा हुआ जो मैं अभी बता दूंगा, जिसको हम बोलते हैं गटेशन। इसका फायदा ये हुआ बेटा, लेकिन मैं बात करूं बेटा रूट प्रेशर ऐसे नहीं बनेगा। रूट प्रेशर कैसे बनेगा फिर से मैं समझाऊंगा। ऐसे वाटर कॉलम जनरेट नहीं होता है बेटा। मैं यहाँ पे फिर से
ये हमारे पास लीफ है, ये हमारे पास इसकी स्टेम बन गई, और ये हमारे पास इसकी रूट आ गई। बेटा मैं रूट प्रेशर की बात कर रहा हूं। यहां पे होते हैं लीफ के अंदर स्टोमेटा, क्लियर, जिनसे पानी बाहर आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन जिगर मेरा, ये पानी जो बाहर आ रहा है ये आ रहा है इन गैशियस फॉर्म, ये गैशियस फॉर्म में बाहर आ रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन। और किससे हो रही है लॉस ऑफ वाटर? स्टोमेटा से हो रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन, या बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जिगर मेरा, मान लीजिए यहां से पानी रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, ले लिया, यहाँ पे एक्सुडेट ले लिया, यहाँ पे आ गया, और अगर स्टोमेटा ओपन है तो ये सीधे निकलेगा वापस, और जिगर मेरा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो रूट प्रेशर के लिए कंडीशन जरूरी है, रूट प्रेशर के लिए कंडीशन जरूरी है। क्या कंडीशन जरूरी है? ये स्टोमेटा जो है या ये ट्रांसपायरेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए। नो ट्रांसपायरेशन शुड बी देयर, या लेस ट्रांसपायरेशन हम कहेंगे, या कहेंगे हम स्टोमेटा क्लोज होना चाहिए। जब स्टोमेटा यहाँ क्लोज होगा तो पानी चढ़ रहा है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और पानी लॉस नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज क्लोज्ड। तो नतीजा क्या निकलेगा बेटा? नतीजा निकलेगा यहाँ पे वाटर कॉलम जनरेट होगा, जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। और क्यों, कैसे हो गया? जब स्टोमेटा क्लोज्ड था और या ट्रांसपायरेशन रेट बिल्कुल नहीं थी, तो उस वक्त क्या होगा? यहां पे मैं लिख दूं मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी, मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नो और लेस ट्रांसपायरेशन, नो और लेस ट्रांसपायरेशन जब होगी, देन रूट प्रेशर इज क्रिएटेड, देन रूट प्रेशर इज क्रिएटेड। और मैं आपको बता दूं रूट प्रेशर की ऑब्जेक्शंस एक और, इसको ये खाली 1 मीटर की हाइट तक जा सकता है इसका पानी, इससे पानी, लेकिन इस हमें 100 मीटर तक पानी पहुंचाना है, तो रूट प्रेशर से हम पानी को ऊपर नहीं ले सकते। सो मान लो इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, जिनमें सारी ग्रास फैमिलीज आती हैं, उनमें हम रूट प्रेशर से पानी चढ़ा सकते हैं। लेकिन और डाइकॉट की बात करेंगे, डाइकॉट्स में आप लेंगे टोमेटो, इन डाइकॉट्स वी हैव टोमेटो, और इसमें भी हम रूट प्रेशर से पानी पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स जो भी हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं उनमें हम रूट प्रेशर से पानी पहुंचा सकते हैं। सो जिगर रूट प्रेशर की कंडीशन क्या है? रूट हेयर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्टोमेटा क्लोज होगा। जब स्टोमेटा क्लोज होगा उस वक्त कौन सा सीजन हो सकता है या कौन सा टाइम हो सकता है? मैं बता दूं, पहला पॉइंट, एक चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज गटेशन। गटेशन को यहां पे ही समझेंगे आप। मैं बोल रहा था कि कब स्टोमेटा जो है क्लोज्ड होगा। मैं लिखूंगा नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होगा, एक पॉइंट। उस वक्त क्या होगा? जब स्टोमेटा क्लोज होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगी और वही पानी जो है प्रेशर बिल्ड करेगा। और दूसरा पॉइंट, जब बिल्कुल लो टेम्परेचर होगा, जब बहुत कम टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से जो स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा हाई टेम्परेचर पे ओपन होता है। हाई टेम्परेचर कब होगा बेटा? वो डे टाइम में होता है।
तो स्टोमेटा क्लोज होना चाहिए, तभी रूट की प्रेशर जो है डेवलप होगी। और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है और पानी की जो मैक्सिमम पानी चढ़ता रहता है। और यहाँ लिखेंगे, मैंने एक लिखा ऊपर वर्ड गटेशन। जिगर मेरा जब स्टोमेटा क्लोज्ड है, बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वाटर जो है एब्जॉर्ब होता जा रहा है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा। इस लीफ के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोथोड्स। जिगर मेरा ज्यादातर ये होता है रेनी सीजन में, रूट प्रेशर का काम होगा, या होगा ये अर्ली स्प्रिंग में, या होगा अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त भी स्टोमेटा क्लोज होता है, या होता है नाइट्स में, ये चीजें होंगी नाइट्स में। तो मैं बता रहा हूँ जिगर मेरा स्टोमेटा नाइट टाइम क्लोज होता है और टेम्परेचर कम होता है नाइट टाइम। स्टोमेटा कब खुलेगा, जब डे टाइम आएगा और हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टाइम होगा स्टोमेटा ओपन रहेगा तो रूट प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो रूट प्रेशर डेवलप करने के लिए स्टोमेटा का क्लोज होना जरूरी है, लो टेम्परेचर का होना जरूरी है, मैक्सिमम वाटर का होना जरूरी है। मैक्सिमम वाटर रेनी सीजन में होता है। तो जिगर मेरा, मैं याद दिला दूं आपको, अभी वाटर बहुत ज़्यादा है, रेनी सीजन में पानी अवेलेबल ज़्यादा है, स्टोमेटा क्लोज है क्योंकि लो टेम्परेचर है। नतीजा निकलेगा पानी का जो प्रेशर बिल्ड होगा तो पानी कहाँ से लॉस होगा, तो पानी इन स्पेशल स्ट्रक्चर से लॉस होगा जिनको हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं, लेकिन वो सीधे लिक्विड पानी लॉस होगा, वो होगा लिक्विड वाटर लॉस। तो लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर द लीफ सरफेस कॉल्ड हाइड्रोथोड्स, एंड दैट process, that loss of water is called गटेशन। समझ लेना। तो रूट प्रेशर की वजह से गटेशन हो सकती है लेकिन ट्रांसपायरेशन नहीं होती है। गटेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर। या यहाँ पे मैं बेटा फिर से, ये हमारे पास प्लांट है, आ गया इसमें प्रेशर, तो ये थोड़ा सिस्टम है, इसको यहाँ से काटो तो आप देखेंगे थोड़ा पानी यहाँ पे ऊज आउट करेगा, ऊज होगा पानी, यहाँ पे लॉस होगा, तो इतना प्रेशर क्रिएट करता है। दैट्स वाई जो 2 से 3 सेंटीमीटर या 1 मीटर से छोटे छोटे प्लांट जो होंगे वहाँ तक पानी पहुँचाने में रूट प्रेशर का अहम रोल है। लेकिन रूट प्रेशर क्रिएट होने से एक चीज़ होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, लिक्विड वाटर थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइड्रोथोड्स, और उसको हम कहते हैं गटेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक इंशाल्लाह ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी विच इज आल्सो कॉल्ड कोहेशन टेंशन पुल थ्योरी। सो ये समझ में आया रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होगा बेटा। तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से हमने पानी को रूट तक ले लिया, वहाँ पे प्रेशर कौन करेगा क्रिएट, वहाँ पे प्रेशर करेगा क्रिएट हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पानी जाएगा थ्रू कॉर्टिकल सेल्स, और स्टोमेटा क्लोज होने पे जो है रूट प्रेशर में प्रेशर जो है वो डेवलप होगा और नतीजा निकलेगा रूट जो है थोड़ा बहुत लिटिल बिट हाइट तक ये पानी ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन जब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, रूट प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगी क्योंकि स्टोमेटा बंद था, तब पानी लॉस होगा स्पेशल स्ट्रक्चर से जिनको हाइड्रोथोड्स कहते हैं, और लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोथोड्स। लेकिन कौन सा वाटर लॉस होना चाहिए, लिक्विड वाटर। ये गैसियस वाटर ट्रांसपायरेशन से लॉस होता है, हाइड्रोथोड्स से लिक्विड वाटर लॉस होता है विच इज कॉल्ड गटेशन।